हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के 1262 पद का जो एग्जाम होने वाला है 27 अगस्त को, उसके लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस संबंध में हम एक बुक पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और हम दूसरी बुक भी आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। कल शाम को इसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारा वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो पहला सेक्शन है हमेशा की तरह हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। तो अब देखते हैं प्रश्न। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? साफ आपको दिख रहा है ऊपर, 1960 में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया? इसके ठीक अगले साल 1961 में। ऑप्शन सी। आगे, भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहां पर हुआ है? तो दक्षिण भारत की बात की गई है, जिसमें मीडिया और आपका जो बॉलीवुड वगैरह है उसका काफी ज्यादा बड़ा रोल बताया गया है। तो तीसरे का क्या होगा? दक्षिण भारत। सरकारी कर्मचारियों और बैंकों में किस भाषा में लगातार काम किए जाने के प्रयास किए जाते रहते हैं? तो हिंदी भाषा में। अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहां बोली जाती है? फिजी, नेपाल, मॉरिशस, तो सभी जगह पर आपकी हिंदी बोली जाती है। अगला, संन्यास का विलोम क्या है? तो संन्यास का विलोम है आपका गारहस्थ्य। वैसे तो गृहस्थ नॉर्मल होता, तो गारहस्थ्य भी आपका ठीक है। ऑप्शन बी। संन्यास की देखिए वर्तनी भी बहुत आती है। ऊपर बिंदी जरूर याद रखिएगा, इसमें नीचे संन्यास लिख के आता है तो ऊपर बिंदी नहीं देता, तो इसकी वर्तनी जरूर याद रखिएगा। गिरिधर्ष का समास विग्रह बताएं। तो गिरी आपका किसके लिए यूज होता है? पर्वत के लिए। तो गिरी को धारण करने वाला तो किसको बोला जाता है? श्री कृष्ण जी को। गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपने उस कंस की उंगली पर उठाया था, आपको याद होगा। आगे, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में कैसा समास है? गुरु रूपी देव, ठीक है, यानी भगवान रूपी देव, सॉरी गुरु रूपी देव। तो इसमें क्या है? आपका विशेषण और विशेष्य का यहां पर बोध हो रहा है। जहां पर विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। विद्या प्लस विद्यार्थी, तो सिंपल है। तो विद्या प्लस अर्थी आपका इसमें कौन सी संधि है? आपकी इसमें वृद्धि स्वर संधि है। स्वर संधियां टोटल 5 प्रकार की होती है। अगर संधियों का क्लासिफिकेशन की बात करें, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नायक, गायक, नयन, ये सब मैंने आपको बताया था। इसमें आपकी संधि होती कौन सी है? अयादि स्वर संधि इसमें होती है। इसमें आपका कौन सा है? गै प्लस अक। ऑप्शन बी वाला जो है गै प्लस अक, क्योंकि अय, आय, अव, आव, इसमें इस तरीके के शब्द आपको बीच में दिखेंगे जब आप बोलेंगे। जैसे गायक में क्या लग रहा है? आय, तो आपका गै प्लस अक इसमें होगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में आपका कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद होगा अभी प्लस होगा, अभी प्लस उदय, और ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे आपका अत्यधिक है, अति प्लस अधिक, तो यण स्वर संधि का उदाहरण है। सख्यागमन में या इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, ठीक है, सखी प्लस आगमन, ऑप्शन ए वाला जो है। 13वां, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य है। तो देखिए ये गलत है। दंड देने के योग्य कौन होता है? आप सोचिए, कोई दंड देने योग्य नहीं, वह दंड का पात्र है। ये इसका ज्यादा बेहतर सही शब्द वाक्य होगा, वह दंड का पात्र है। बाकी सारे आपके इसमें ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, गलत। राम ने रोटी खाया है, गलत। राम ने रोटी खाई है, तो आपका यही वाला जो है राम ने रोटी खाई है, ये आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु
गुरु आ रहे हैं और गुरु जी आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा सम्मानीय अगर बात करें, ऑप्शन डी जो है ये आपका सही होगा, गुरु जी आ रहे हैं। आगे, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है, ये तो हमने देख रखा है, अग्निष्ठिका। ऑप्शन जो सी है आपका अग्निष्ठिका, ये आपका ठीक होगा। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो साफ दिख रहा है आपको, जो गोधूम है ये आपका गेहूं का तत्सम शब्द है। किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित आपका तत्सम है तो इसका क्या होगा, कुछ। सृष्टि का तद्भव क्या है, तो सौंठ। ठीक है, सौंठ इसका तद्भव। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो किसका प्रयोग हमेशा आप एक वचन में करते हैं, तो जो प्रत्येक है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए। तो ऑप्शन ए। अगला 22वां देखते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है आपका, अहि सांप के लिए यूज किया जाता है, तो उरग पेट के बल चलता है, ठीक है। पवनाश सरीसृप, देखिए सिंदूर जो है, सिंदूर आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। सिंदूर किसके लिए यूज किया जाता है, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हाथी। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो जो वितुंड है, ठीक है, वितुंड आपका तोते का पर्यायवाची नहीं है। सुआ, रक्तुंड और दाड़िम प्रिय ये सारे आपके तोते के पर्यायवाची हैं। और वितुंड जो इसमें ऑप्शन है, ये है किसका आखिर, ये भी हाथी का ही पर्यायवाची है। तो हाथी का सिंदूर हो गया और वितंड, दो नए पर्यायवाची मिले। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो असी शब्द है आपका, ठीक है, असी, ये आपका धनुष का पर्यायवाची नहीं है। शरासन, कोदंड और पिनाक ये सभी आपके धनुष के हैं। इसके अलावा हमने बाण के भी डिस्कस किए थे, उसको भी याद रखिएगा। तो असी नहीं है। असी किसका पर्यायवाची है, असी आपका तलवार का पर्यायवाची है। तलवार के देखिए दो पर्यायवाची बहुत आते हैं, एक तो चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास बहुत पूछता है, और करवाल, ये दो बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा, करवाल और चंद्रहास। इसके अलावा असी हमने इसमें देख लिया। रुधिर का पर्यायवाची क्या है, तो रुधिर आपका खून के लिए यूज किया जाता है, तो आपका क्या है, लहू। अर्णव आपका किसका था, मैंने बताया था आपको, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। रसाल, अति सौरभ, ठीक है, और हम कह सकते हैं आम्र, ये सारे आपके आम के पर्यायवाची होते हैं। पथ आपको पता ही है, मार्ग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। आगे, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है, का अर्थ है आपका, ठीक है, कांटों पर लौटना का सही अर्थ क्या है, बेचैन होना, ठीक है, बेचैन होना इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। एसएससी का प्रश्न है ये, जीडी में आई थिंक आया था। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा है, जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होता है। विधुर किसके लिए यूज किया जाता है, जिसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द, स्त्रीलिंग क्या होगा, माफ कीजिए, विधवा। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे, वाला वाला कौन रे, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जात अजौ वह उही जमुना के तीर, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर आपका स्मरण अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन बी स्मरण अलंकार। ठीक है, तो यही हमारे हिंदी के प्रश्न थे। आगे देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न। पहला 31वां जो आपका ऑर्डर में लगाना है, 31वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, शब्दकोश में उसके हिसाब से आपको लगाना है, जो पहले आएगा वो पहले लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 32वां देखते हैं। तो इसमें से कौन सी एक संख्या भिन्न है वो हमें छांटनी है। तो 32वें की बात करें, ऑप्शन सी 26 जो है वो 64, माफ कीजिए, जो 64 है ये आपका अलग है। 33वां, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टफ। 34वां एम्प्लीफिकेशन से पूछा है आपसे, जो शब्द इनसे बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी मेनिया। स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप। अगला 35वां,
पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो ये आएगा आपका 34। 36वां देखते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 6। 37वां, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। आधारिका, अनुमति, सारांश, निष्कर्ष। तो 37वें का क्या आएगा आपका ऑप्शन बी। आगे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसमें आपको बताना है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत आपका होगा 6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। 39वें का सही आंसर है डी, 10। आगे 40वां, 40वें का सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। अगला 8 छात्र पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जितने भी हैं, इस वाले का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाई। 42वां, 42वें का आंसर है ऑप्शन डी, -15। स्क्रीनशॉट आप दे लीजिए। अगला 43वां, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है। तो ये वाला जो प्रश्न है 43वां, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 44वां, इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं रीजनिंग का। पी क्यू आर एस टी वाला जो प्रश्न है सबसे लंबा पूछा है आपसे कौन है। ऑप्शन सी जो है आर, ये सबसे लंबा है। अब देखते हैं हम जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी के प्रश्न। वर्ष 2023 में किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुरक्षा के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है। तो बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है। तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इजराइल के द्वारा। एक इजराइल थोड़ा सा चर्चा में भारत के साथ भी है। क्यों? पहला तो जो भारत का आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, उसके परिसर में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर यानी जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने की बात इजराइल गवर्नमेंट ने की है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था, या परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने खड़ी की थी सबसे पहले? तो देखिए, बलबन ने भी काफी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई थी, लेकिन जो मुख्य रूप से परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना का निर्माण करना शुरू किया था, वो किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सेंट्रल एशियन प्रैक्टिसेस आर्मी में लॉन्च किए। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ क्या था, हुलिया और चेहरा, एक ये उसने तरीका शुरू किया था। इसमें क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के बारे में पूरी जानकारी होती थी। कौन सोल्जर कितना अच्छा है, किसकी क्या क्वालिटीज हैं, इसको हुलिया बोला जाता था। इसके अलावा जो घोड़े होते थे, क्योंकि अरबी घोड़े आपको पता है बहुत शानदार होते थे, तो अपने घोड़ों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए दाग एक उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, दाग यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। तो इससे भी कहीं ना कहीं आर्मी की जो मूवमेंट थी वो काफी स्विफ्ट हुई, उसका काफी फायदा इन्हें मिला, क्योंकि लगातार हमारे उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण का खतरा बना हुआ था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक बना ही रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी का बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। असली नाम क्या था? अली गुरशब, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और किस नाम से जाना जाता था इन्हें? सिकंदर ए सानी या सिकंदर उस सैनी, यानी सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय अलेक्जेंडर अपने आप को ये बोला करता था। इसके अलावा जो अमीर खुसरो जी थे, अमीर खुसरो ने वैसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, और वो इनके काल में भी थे। इसके अलावा मलिक काफूर भी इनके, एक हम कह सकते हैं जो साउथ इंडिया का पूरा एक्सपेडिशन था, वो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे कभी भी सवाल आए कि किसने बाजार नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाई या मार्केट कंट्रोल मेजर्स अपनाए, तो उसका आंसर आप अलाउद्दीन खिलजी ही लगाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अलग अलग ऑफिसर्स की स्थापना की थी मार्केट्स में। ठीक है, और ये कहा भी जाता था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर कोई जो दुकानदार है, इतने सख्त इसके कानून थे, अगर कोई दुकानदार कम वेट करता हुआ पाया जाता था कि किसी ने मिलावट की है या कम वजन नाप रहा है, तो जितना वजन उसने कम नापा है उतना ही शरीर का
मांस उसके उससे निकाला जाता था या फिर उसे उस तरीके की यातनाएं भी दी जाती थी। इस तरीके की बात भी कुछ राइटरों ने लिखी है। अब सच कितना है झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके की चीजें ये बताता है कहीं ना कहीं कि इतना ज्यादा सख्त इनके मार्केट कानून थे। तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो किसके परामर्श के पश्चात? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होगा आपका, जैसे उत्तर प्रदेश है तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे उसके उनसे कंसल्ट करने के बाद। आगे, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, साइक्लोन ताउते जो आया था, उसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, म्यांमार के द्वारा। आगे, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। केवल एक यही गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया है। भारत के पहले, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे 1772 से 1785 तक, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है इनका टाइम? क्योंकि इनके देखिए बनारस का जो एक राजा थे उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ ब्राइबरी वगैरह के बहुत ज्यादा केस हो गए थे, जिस वगैरह इनको वापस भेजना पड़ा था और वहां पर इन पर अब महाभियोग का कानून चलाया गया था। बात करें लॉर्ड वेलेस्ले की, लॉर्ड वेलेस्ले क्यों फेमस है? 1798 से 1805 तक ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और क्या लाए थे? ये सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि। सबसे पहले सहायक संधि को किसने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या आया है? 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर रहे हैं। क्या आया था इनके टाइम में? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो कॉर्नवालिस कोड थे, जो कानून वगैरह थे, निजामत कानून, जमींदारी के कानून, इसको इन्होंने काफी ज्यादा कोडिफाई किया था। उनका एक कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी काफी ज्यादा इन्होंने उनको मैनेज बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको सब जानते ही आपका, सती प्रथा जो उन्मूलन अधिनियम आया था 1829 का, वो इन्हीं के शासनकाल में आया था। 1828 से 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और भारत के जो 1833 का एक्ट आया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उस 1833 के अधिनियम के तहत इनको ही बनाया गया था। तो 1829 का सती अधिनियम जरूर याद रखिएगा। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और किस देश की सेना के बीच में होता है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज डस्टलिक आपका किया जाता है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी? ताशकंद। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो पर डिग्री पे कितना अंतर है? 4 मिनट का आपका अंतर है एक डिग्री में। ठीक है, 4 डिग्री। 1 घंटे में इसलिए बोला जाता है कि आपका 15 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम जो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे हैं? लगभग 5.5 घंटे भारत उससे आगे है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक आपका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा जो केवलार वगैरह की जैकेट्स बनती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं, वो इसमें से किससे बनाई जाती हैं? इसके लिए आपका पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। और कभी कभी देखिए एक बार नाम भी पूछ चुका है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो एक इंडस्ट्रियल नेम है केवलार। ठीक है, तो केवलार अगर आपको ऑप्शन में देखिए केवलार लगाइएगा, ये प्रश्न भी आया हुआ है। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? तो भारतीय मार्केट में स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है डिमांड ड्रिवन है आपका, काफी ज्यादा डिमांड त्योहारों वगैरह पर आपको पता है बढ़ जाती है तो मार्केट एकदम बूस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मंदी किस कारण से आएगी? मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट। जब डिमांड आपकी नहीं होगी, डिमांड कब नहीं होती? जब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, वो केवल अपनी हल्की फुल्की जरूरतें पूरी करते हैं, तो तब उस समय मांग में कमी आती है। जब मांग में कमी आएगी तो जो फैक्ट्रीज हैं वो बनाएंगे किसके लिए? इसीलिए धीरे धीरे आपका क्या है, व्यापार और उद्योग में गिरावट होने लगती है और जीडीपी आपकी इससे इफेक्ट होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के स्वरूप में किसको सुनिश्चित करती है? तो देखिए इससे आपका जो है, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं या जिनका समुदाय में रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको भी इसमें बराबर हक मिलता है बात कहने का। तो ये एक तरह से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, इनके रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करती है। इनमें से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें संस्था कौन सी है आपकी? वो है आपकी
तो ये सारी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे बड़ी जो अकेडमी है भारत में वो है संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, संगीत अकादमी यहाँ पर लिखा है, पूरा नाम संगीत नाटक अकेडमी है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित है चिपको आंदोलन से। सलीम अली जी ये आपके एक बहुत फेमस क्या थे, पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। इसके अलावा बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है। अगला एमएस स्वामीनाथन जी, देखिए वैसे तो बहुत डायरेक्टली तो पर्यावरण के मूवमेंट से मैंने लिंक नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी हाँ एमएस स्वामीनाथन जी भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्गीज कुरियन बिल्कुल इसमें अलग ऑप्शन है, क्योंकि ये इनको भारत में दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक इनको माना जाता है वर्गीज कुरियन जी को। तो ये मिल्क रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं। लुहरी जल विद्युत परियोजना किनके सॉरी माफ कीजिए किस राज्य में स्थित है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में। आगे सतलुज नदी के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डैम है आपका हिमाचल में ही, नाप्ता झगड़ी डैम। ठीक है, नाप्ता झगड़ी और भाखड़ा नांगल तो आप सभी ने सुना ही होगा। मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है, या मलक्का और मलक्का स्ट्रेट इसको बोला जाता है, किसके बीच में पाई जाती है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। मैप में भी इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये है आपकी, देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य ये है आपका, ये आ गया मलेशिया। ठीक है, ये है आपका सुमात्रा आइलैंड, जावा सुमात्रा आपको पता होगा, इंडोनेशिया के आइलैंड है। नीचे दिखा भी देता हूं, यहाँ पर आपको ज्यादा पूरा मैप समझ में आएगा। ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये रहा इंडोनेशिया लिखा हुआ है, ये जावा आइलैंड है आपका, ये सुमात्रा आइलैंड है। इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट भी मौजूद है। ठीक है, इसको सुंडा स्ट्रेट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका मलक्का स्ट्रेट ये रही, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। आगे चलते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहां भेजी है? तो ये सूडान में भेजी गई थी। सूडान में जगह है अवई, वहां पर ये भेजी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, बल्कि विहार आपका यह आपका ठीक है। अगर देखेंगे इसमें तो बी वाला जो ऑप्शन है ज्यादा बेहतर है। चैत्य आपका पूजा स्थल होता है, विहार को ड्वेलिंग ग्राउंड या निवास स्थान बोला जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? इसको मिलाकर बनाकर एक आपका टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, इसलिए उन्होंने प्रश्न डाला है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसको मिलाकर अगला टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? केरल का कारगम, गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी और पश्चिम बंगाल का जटन। तो इसमें कौन सा आपका सही नहीं है? जो करगम है आपका, ठीक है, करगम ये आपका केरल का नहीं बल्कि तमिलनाडु का है। ठीक है, बाकी सारे आपके इसमें ठीक है, केरल आपका नहीं है, ये करगम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? तो पीएम प्रणाम योजना इसमें शुरू की गई है बजट में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, ये भी आ सकता है, सीधे यही पूछेगा आपसे प्रश्न में, प्रणाम देकर भी पूछ सकता है कि पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है। तो ये केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उसकी खपत को कम करने के लिए। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। सेलफोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो सेलफोन किसका उपयोग करता है? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग ये करता है। ऑप्शन सी। आगे, पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए है? तो किसके लिए है ये? आपके होम नेटवर्क के लिए। 68वां, डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो कौन आपका देता है? जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका अमेजॉन का एलेक्सा आपने देखा होगा। ठीक है, एलेक्सा में आप क्या करते हैं, माइक का बटन दबाकर उससे कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर गूगल का असिस्टेंट भी है, वो भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी। हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? तो हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर हाई डीपीआई रखते हैं, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, यानी पिक्सल इनके बहुत छोटे छोटे होंगे, तो यानी आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो शानदार मिलती है। तो हाई डीपीआई आपके रखते हैं। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है? तो बहुत अच्छा देखिए पूछा है, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस।
इनमें से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिग्यूअस क्लस्टर्स को सर्व करता है? तो क्या करता है नॉन कंटिग्यूअस क्लस्टर्स को सर्व? जो आपका फ्रेगमेंटेड फाइल हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड फाइल ऑप्शन डी वाला जो, ये आपके नॉन कंटिग्यूअस क्लस्टर्स को सेव करती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की जो फुल फॉर्म है, इसमें संवेदनशील होता है क्या आपका? डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी ऑप्शन सी। वेबसाइट डैश का एक संग्रह है, तो वेबसाइट किस चीज का? तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, इसमें से सभी का ये एक कॉम्बिनेशन है या ग्रुप है। MICR में सी का क्या मतलब है? MICR मैंने आपको बताया था, बैंक्स वगैरह के चेक वगैरह में ये MICR कोड होता है। क्या फुल फॉर्म होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा। तो सी का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? बाइनरी में आपका 2 बेस होता है, 0 और 1 इसमें यूज किए जाते हैं। आगे, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां, तो ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें क्या होता है? जहां पर आपका ध्वनि, वीडियो एवं डेटा आपके एक साथ संचारित होते हैं। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? तो किसका मतलब है आपका? डायनामिक बाइंडिंग, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपका EPF जो है, देखिए मैंने बताया था ये इससे संबंधित नहीं है। EPF का मतलब क्या है आपका? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बिल्कुल अलग चीज है। बाकी PPP, ETP और URL तो आपको पता ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन .doc, एक्सेल का .xlx, MS पेंट का .png, और अगर बात करें पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट का क्या होता है आपका? .pptx, ठीक है, .pptx होता है, ये आपका गलत है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से स्पेशल से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश केवल एक जिले से आपकी एक देश से सीमा स्पर्श करता है, नेपाल के साथ, लगभग 579 किलोमीटर की। और कितने मैंने बताया था टोटल 7 कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इसमें से क्या नहीं है आपका? बस्ती जो है ये नेपाल को टच नहीं करता। 579 किलोमीटर की सीमा लगती है, याद रखिएगा, नेपाल से हमारी। IIRF द्वारा जारी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस देखिए आई नहीं होगा, NIRF होगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, किस विश्वविद्यालय को देश में दूसरा स्थान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किसको दिया गया है दूसरा स्थान? IIT BHU को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। एक देखिए ये और पूछ लेता है, इसमें रैंक 1 किसकी थी? इसमें रैंक 1 थी आपकी IIT मद्रास की। और देखिए जैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसी तरह स्टेट के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क या राज्य आधार पर रैंकिंग लाने के लिए कौन से राज्य ने इस तरीके का लॉन्च किया है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है भारत का केरल, उसने इस तरीके का राज्य स्तर पर इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है, तो उसको याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर? आगरा में। अकबर की एक पॉलिसी है बेसिकली सुलह कुल, इसका मतलब होता था पीस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शांति। तो आगरा ही उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो उसी क्षेत्र में यह मनाया जाता है। किस नगर को भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर एक बहुत फेमस राजवंश ने शासन किया है, शर्की राजवंश। पहला राजा कौन था या किसने स्थापना की है शर्की राजवंश की? वो की है मलिक सरवार ने। अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ये याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मस्जिद यहाँ पर है? जंजीरी मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद है और अटाला मस्जिद है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देखिए सहारनपुर में भी वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन प्रमुख केंद्र आपसे पूछा है तो बरेली प्राइमरी सेंटर है दिया सलाई मैन्युफैक्चरिंग का। सारनाथ स्थित है कहां पर? सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। और एक बार पूछ लिया था, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है, धमेक स्तूप, ठीक है, धमेक स्तूप याद रखिएगा, वो सारनाथ में है। एक रामभर स्तूप बहुत फेमस है, वो कहां पर है? वो आपका कुशीनगर में स्थित है, जहां पर परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके उत्पाद का केंद्र आपका मेरठ है? तो मेरठ आपका स्पोर्ट्स गुड के लिए फेमस है, कैंची वगैरह के लिए भी काफी फेमस है ये, और यहाँ पर ही पहली आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र सबको पता होगा, दो हैं, कानपुर और आगरा। ऑप्शन ए। अगला, भारत के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत आपका लगभग उत्तर प्रदेश है? तो भारत के टोटल एरिया का उत्तर प्रदेश है 7.33। उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है अगर एरिया के हिसाब से बात करें? चौथा राज्य है एरिया के हिसाब से। और बाकी तीन कौन से हैं? पहला नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, माफी चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और लखीमपुर खीरी क्यों फेमस है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो रीजनल आपका कल्चरल सेंटर कहां पर है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए इसको याद रखिएगा, मां शाकंभरी देवी पेपर मिल भी है एक उत्तर प्रदेश में। तो पेपर मिल आपको पता है, पेपर्स वगैरह कहां पर बहुत बनते हैं? सहारनपुर में बहुत बनते हैं, तो ये मेला भी आपका सहारनपुर के पास ही लगता है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है आपका कथक। भरतनाट्यम मैं बता चुका हूं सबसे पुराना माना जाता है और यह तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, 1887 की है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 2005 में मिला है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक आपका नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? तो वीणा को सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्मा जो है, देखिए कर्मा आपका महोबा से संबंधित नहीं है, ये आपको दिखेगा क्या कहते हैं, जो सोनभद्र मिर्जापुर वाला एरिया है वहां पर ये होता है। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो इसमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? जो किशन महाराज जी हैं। ठीक है, ये आपके कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी जी, ये सभी आपके कथक कलाकार से संबंध, कथक कलाकार मतलब रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है। हाल ही में किस जिले की मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है? तो ये कहाँ की है? ये लखनऊ की है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो मिस उत्तर प्रदेश का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता है। तो यही देखिए हमारे सारे 100 प्रश्न थे और अंतिम प्रैक्टिस सेट था हमारा ये। उसके बाद अगर आपको कुछ देखिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी वैसे 2-3 दिन आपके पेपर के अब बचे हैं, 2 ही दिन बचे हैं, 27 को तो एग्जाम ही है। तब तक अपना रिवीजन आप अच्छे से करते रहिए। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के कंप्यूटर के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मैं डाल चुका हूं, बस एक बायोलॉजी का वीडियो मेरे से नहीं बन पाया, उसमें काफी समय मेरा टाइम मुझे मिल नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। बाकी अब से मैं आरओ की तैयारी शुरू करेंगे, आप पेपर देकर आइए, फिर आरओ के लिए मैं रेगुलर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपना आप बेस्ट दीजिएगा। जितनी हमने तैयारी कराई है उतना इनफ होता है, नहीं होता वो तो देखिए पेपर बताएगा, पेपर किस लेवल का आता है तब आपसे बात करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई अपनी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।